तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर कौन थे राधा गुप्त। तो राधा गुप्त वो व्यक्ति जिनने इतिहास में, भारत के इतिहास में एक महान सम्राट भारत को दिया, जिसके कारण एक धर्म भारत नहीं अपितु विश्व का धर्म बन गया। तो कौन है राधा गुप्त और किस राजे की बात मैं कर रहा हूं, ये जानने के लिए बने रहिए अंतिम तक मेरे साथ इस वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। मैं बताता हूं, बात कर रहा हूं किसकी, राधा गुप्त। कौन थे ये राधा गुप्त? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इतिहास को जानकार होंगे और बहुत अच्छे से वो समझ गए होंगे कि मैं बात किन व्यक्ति विशेष की कर रहा हूं। अब यहाँ अलग अलग बहुत सारे ग्रंथों में या अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कथन है। कुछ लोग बोलते हैं ये राधा गुप्त जो थे बहुत बड़े व्यक्ति, जिनका नाम आप यहाँ पढ़ के ही खुश हो गए होंगे, चाणक्य। चाणक्य के पोते हुआ करते थे, पौत्र या पोते बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे आप बोलते हैं विद्वान, लेकिन कुछ विद्वानों का मतभेद भी है। तो राधा गुप्त कौन थे? ये राधा गुप्त वही है जो थे बिंदुसार। बिंदुसार का नाम सुना होगा आपने, बिंदुसार। बिंदुसार के महामंत्री हुआ करते थे राधा गुप्त। अब बिंदुसार का नाम आपने नहीं सुना तो मैं बता दूं, चाणक्य ने जिसको राजा बनवाया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार। आप कहोगे यार सर कैसा नाम है ये बिंदुसार? हाँ भैया, ये बिंदुसार ऐसा होता है कि जब चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बना दिया जाता है, मगध साम्राज्य की गद्दी पे बैठ जाते हैं घनानंद को हराने के बाद, तो चाणक्य चूंकि बहुत दिमागदार व्यक्ति थे और उनका यह मानना था कि किसी भी व्यक्ति को मारने का सबसे आम, उस समय आम जो उपाय होता था वो था विष, जहर। तो जहर से किसी भी व्यक्ति को इजीली मारा जा सकता था, इवन राजा को भी मारा जा सकता था। तो इनका यह मानना था कि कम से कम इस जहर के द्वारा तो राजा की मृत्यु ना हो। तो वो खाने पीने या हर चीज में चंद्रगुप्त के किसी ना किसी चीज में कुछ मात्रा जहर की मिला दिया करते थे। ठीक है। अब चूंकि चंद्रगुप्त की जो रानी थी वो रानी गर्भवती थी। अब गर्भ में कहीं ना कहीं बालक पल रहा था और जब कहीं ना कहीं बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो चंद्रगुप्त अपनी पत्नी को बुलाते हैं दरबार में या महल में बुलाते हैं रात्रि के समय, और वहां एक दूध का गिलास रखा हुआ रहता है। महारानी पहले पहुंच जाती हैं, राजा थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि चलो विश्राम कर लेते हैं, लेकिन ये दूध जो रखा है ये हो सकता है राजा ने मेरे लिए रखवा दिया हो। कितना ख्याल रखते हैं राजा मेरा, वाह वाह वाह। और वो उठाती है और गिलास गटक लेती है। गिलास गटकने के बाद समझ में आता है कि भाई ये तो जहर था, क्योंकि उनको तो थोड़ा जहर जो रोज खिलाया जाता था उससे कहीं ना कहीं उनको वो असर नहीं पड़ता था चंद्रगुप्त को, लेकिन इन्होंने तो पहली बार वो जहर खाया। तो उस जहर के कारण कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। फिर भैया वो इमरजेंसी के बाद डिलीवरी करवानी पड़ी ऑपरेशन के साथ, और माँ का देहांत हो जाता है, यानी इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। पत्नी का देहांत, लेकिन वो जहर जो है ना कहीं वो शरीर में रिएक्शन कर चुका था, तो बालक को जो है रिएक्शन हो चुका था और उसके शरीर पे बिंदु 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 बन गया। तो कहानी का सार बिंदुसार। नाम क्या पड़ गया बच्चे का? बिंदुसार। ठीक है। सो बिंदुसार का जो, अच्छा ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार की लगभग 500 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 500 रानियां थी। ठीक है। उनमें से एक उनकी भी प्रिय रानी थी, सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी इनकी प्रिय रानी थी और बाकी 499 ऐसी ही अलग अलग रानियां थी। उनमें से जो और 499 रानी थी उनसे एक सबसे, मतलब बच्चे तो 99 थे टोटल, इन 499 रानियों से 99 लड़के हुए, सुभद्रांगी से 2 लड़के हुए। इन 99 लड़कों में सबसे बड़ा लड़का था, उसका नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम सबसे बड़े लड़के का नाम था। और यहाँ पे सुभद्रांगी का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था क्या? अशोक। और हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, सम्राट अशोक की। जब सबसे बड़ा लड़का सुसीम था, 99 अलग और पुत्र थे और अशोक था, तो टोटल 101 बच्चे थे। किसके? बिंदुसार के। तो 101 पुत्रों में से अशोक ही क्यों बना राजा? क्या और कोई नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया और क्या कारण है? तो इसके पीछे जो
दिमागदार व्यक्ति हैं वो हैं राधा गुप्त, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मदद की अशोक को सम्राट अशोक बनने में या अशोक को राजगद्दी दिलाने में। इस कहानी में क्या है, कैसा है, पूरी कहानी में आपको बता देता हूं। कहीं ना कहीं होता कुछ ऐसा था कि चूंकि बिंदुसार के समय की बात मैं कर रहा हूं, और बिंदुसार जब राजा हुआ करते थे, मैंने बताया कि उनकी प्रिय पत्नी थी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी से वो प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा चाहते थे। उनके लिए अलग से एक महल बनवाया गया था और बाकी 499 रानियों के लिए अलग महल हुआ करते थे। सारी रानियां जलती थी सुभद्रांगी से, क्योंकि वो प्रिय पत्नी थी, बहुत ज्यादा स्नेह करते थे बिंदुसार उनको, तो जलते थे, लड़ाई झगड़े अक्सर हुआ करते थे। तो उन्होंने अलग कर दिया था उनको कि ताकि भैया इनको कोई हानि ना पहुंचे सुभद्रांगी को। ऐसे ही हुआ। अब चूंकि वो प्रिय पत्नी थी, तो जब इनसे बेटा होता है, मतलब जब ये गर्भवती होती हैं, तो राजा बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई चलो अपनी प्रिय पत्नी से बच्चा होने वाला है। लेकिन जब जन्म होता है किसका, अशोक का, पिताजी बड़ी खुशी खुशी, पिताजी मतलब बिंदुसार, बड़ी खुशी खुशी जाते हैं बच्चे को देखने, और जैसे ही देखते हैं मुंह उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि बच्चा जो था वो कुरूप था। कुरूप बच्चे को देखते ही पिताजी को गुस्सा आ जाता है। तो भैया अशोक को तो जीवन भर वो चाहते ही नहीं थे, देखना पसंद नहीं करते थे अशोक को बिंदुसार, और इस कारण से कहीं ना कहीं सुभद्रांगी से भी उनका मनमुटाव होने लगा। अब अशोक को तो पिताजी का प्यार मिला ही नहीं। अब इस कारण से सुसीम, जो बाकी की 499 में से पत्नियों में से सबसे बड़ा लड़का था, सुसीम के साथ बिंदुसार का स्नेह बहुत ज्यादा हो गया, और उन्होंने तो सीधे सीधे घोषणा भी कर दी कि मेरा उत्तराधिकारी होगा तो होगा कौन, सुसीम होगा। अब सुसीम इस चक्कर में कहीं ना कहीं, वो बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, तो बाहुबली में जो भल्लाल देव और बाहुबली होते हैं, भाई वही तो है कॉन्सेप्ट। अब ये भैया भल्लाल देव है सुसीम, और ये बाहुबली टाइप के व्यक्ति है। तो इनके साथ क्या थी समस्या कि ये गुरूर में आ जाते हैं, और गुरूर में आने के बाद व्यक्ति अपना कहीं ना कहीं दिमाग संतुलन में नहीं रख पाता और कुछ का कुछ बोलने लग जाता है। तौर तरीके, जो भी नियम कायदे कानून है, जो शिष्टाचार है, वो सब भूल जाते हैं। कौन? सुसीम। अब हुआ क्या कि भाई इनके बिंदुसार के मंत्री कौन थे? राधा गुप्त, प्रमुख मंत्रियों में से एक थे। अब सुसीम कई बार पहुंचे और इनकी बात तो माने ही ना, तो इनके दिमाग में खटकने लगा कौन? सुसीम। एक घटना तो ऐसी हो गई कि एक दिन राज दरबार में राधा मोहन या राधा गुप्त बोलते हैं, बैठे हुए थे अकेले, और सुसीम आते हैं। और उस समय ब्राह्मण लोग क्या है कि टकली रहते थे और चोटी रखते थे, है ना। तो भाई पीछे से ये आते हैं सुसीम और उनकी टकली बजाते हुए बोलते हैं, और राधा गुप्त कैसे हैं? तो राधा गुप्त को गुस्सा आ जाता है कि यार ये बालक है, एक तो इसको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बड़ों से बात करते, मैं तो मंत्री हूं, आपको शिष्टाचार आना चाहिए, सारी चीजें। और ये समझ गए। वही सेम केस जैसे चाणक्य को पता चला कि ये घनानंद शासन नहीं कर सकता, ये तो और बर्बाद कर देगा चीजें, तो अच्छा शासक होना चाहिए। अब चूंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग मानते हैं कि उनके ही पोते थे राधा गुप्त, तो राधा गुप्त ने भी कहा कि ये सुसीम तो सही उत्तराधिकारी किसी भी हालत में नहीं है इस साम्राज्य का। तब जाके इनसे मुंह हटके, तो अगला व्यक्ति कौन था? अशोक। अब अशोक अगला कैसे था, कैसे नजर पड़ी? देखो वही चीज है, कई बार बोला जाता है जैसे माँ से शत्रुता थी बाकी की और रानियों की, है ना, तो वो लड़ते झगड़ते रहते थे, वैसे ही अब असर तो पड़ेगा। 99 बालक 2 बालकों से लड़ते थे हर जगह, देखो तो अशोक को नीचा दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं डिफीट करते हुए, अपने आप का डिफेंस करते हुए, इनका डिफेंस मजबूत हो गया था। ये लड़ाई में, हर युद्धों में या हर अस्त्र शस्त्र में मजबूत हो गए थे। कौन? अशोक। बाकी के जो भाई थे इनके, वो हर चीजों में, अस्त्र शस्त्र में इतने परिपक्व तो थे नहीं। तो क्यों, क्या फायदा हुआ कि जब ये लड़ते थे, बाकी के लोग इनको फोड़ा फाड़ी करते थे, मारते थे, परेशान करते थे, तो उसके कारण ये मजबूत हो गए। और ये चीज राधा गुप्त को भा गई अशोक की, उन्होंने पूरी मदद करी राजा बनाने में अशोक को। हुआ क्या कि उस समय भारत में तक्षशिला का नाम सुना होगा, पेशावर पाकिस्तान में, जो आज अब तो नहीं बचा लेकिन हुआ करता था। तो तक्षशिला वाला जो राज्य हुआ करता था, वहां पे हो जाता है विद्रोह। किसके समय? बिंदुसार के समय। अब सुसीम उस समय पंजाब प्रांत के राज्यपाल हुआ करते थे, और उनको बोला कि भैया संभालो, तो वो संभाल नहीं पाए। पिताजी ने भेजा अशोक को कि जाओ भैया। अशोक को चाहते तो थे ही नहीं, अशोक को नहीं चाहते थे, कारण तो यही था कि भाई एक तो कुरूप व्यक्ति था, तो भाई अशोक मर भी जाए तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है। और पिताजी ने ऐसी व्यवस्था करके भेजा था, उनने तो अचानक से बोल दिया था कि जाओ, वो वहां पे क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, उस विद्रोह को दबा दो। इनको ना हथियार दिए, ना सेना दी, ना कुछ दिया, कुछ गिने चुनी जो टुकड़ी थी उसके साथ इनको भेज दिया। अब भेज दिया तो भाई इनके सेनापति बोले भी कि भाओ तुम्हारे पिताजी जो है वो तुम्हें चाहते तो है नहीं, वो तो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। अशोक ने कहा ठीक है भाई, अगर मरना ही लिखा होगा तो यहाँ नहीं कहीं भी मर जाएंगे, चलते हैं देखते हैं। फिर आगे चल के इनको पता नहीं कहाँ से दिव्यास्त्र प्राप्त हो जाते हैं, अस्त्र शस्त्र, और उससे ये पूरा का पूरा विद्रोह दबा देते हैं।
अब पिताजी को बड़ी समस्या हो गई यार कि यार ये व्यक्ति तो बच गया। ठीक है, फिर दोबारा भी विद्रोह होता है और फिर विद्रोह को दबाने के हिसाब से भी पहुंचाते हैं किसको, अशोक को। कुछ समय वो तक्षशिला का राज्यपाल भी रहता है। वैसे वो उज्जैन, मध्य प्रदेश में उज्जैन जो है, उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। सांची के स्तूप आपने नाम सुना होगा, वो उन्हीं के समय की बनी हुई संरचना है, उनने ही बनवाए थे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ अशोक के साथ ये हुआ। अब अशोक को क्या हुआ कि बिंदुसार बीमार हो गए। बात है कब की, 273 BC की। बिंदुसार इतने बीमार रहने लगे कि उनको लगा कि भैया अब क्या होगा कि अब अपन ज्यादा दिन के मेहमान बचे नहीं हैं। उसी समय फिर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो सुसीम वहीं कहीं था, मैंने जैसे आपको बताया वहीं का राज्यपाल था। तो बिंदुसार ने राधा गुप्त को बुलाया, उनसे कहा कि महोदय एक काम करिए, सुसीम को आप वापस बुलाइए, उसको उत्तराधिकार, उसका राज्याभिषेक कराना है, और अशोक को पहुंचा दीजिए तक्षशिला ताकि वो वहां विद्रोह देख ले। राधा गुप्त समझ गए कि भैया इनके आखिरी दिन चल रहे हैं और ये राज्याभिषेक किसका कराना चाहते हैं, सुसीम का, जो उनको पसंद था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुसीम को बुलाया ही नहीं। किसको बुला लिया, अशोक को बुला लिया कि भैया तुम आ जाओ, पिताजी जाने वाले हैं, तेजी में आ जाओ। अब आए तो भैया पिताजी के दर्शन करने, मतलब पहुंचते हैं अशोक की पिताजी चटक जाते हैं देख के। एक तो वैसे ही उसको प्यार करते नहीं थे कि भैया ये क्यों आया इधर, इसको तो वहां भेजाने को बोला था आपको। तो राधा गुप्त सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं भैया, वो क्या है कि महाराज ये आ ही रहे थे इधर ही कहीं, तो इनको जब खत मिला कि आपकी तबीयत खराब है तो आपका आशीर्वाद लेने आए थे, फिर निकल जाएंगे। वो और चटक जाते हैं, नहीं 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 कहाँ है सुसीम, कहाँ है, उसको बुलाओ, इनको पहुंचाओ जल्दी, और ये वो फला। अशोक समझ जाता है कि भाई पिताजी की इच्छा तो बिल्कुल है ही नहीं, आखिरी समय में भी वो नहीं चेत रहे हैं सारी चीजें, तो पिताजी लेटे हुए रहते हैं। देखिए उस समय क्या होता था कि एक राजा की जो निशानियां होती थी वो मुकुट और राजदंड होता था, उससे ही समझ में आता था कि ये राजा है। ठीक है, सो वो तो बगल में पड़ा हुआ था, पिताजी लेटे थे और उसके आसपास में वो रखे हुए थे। तो बस अशोक भैया समझ जाते हैं कि कुछ होना गाना तो है नहीं, सो अशोक उठाते हैं राजदंड और मुकुट पहन लेते हैं, पिताजी को दिखाते हैं, पापा पापा देखते हैं, उनको अटैका जाता है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं हालांकि, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहीं उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है, वो लास्ट समय ही रहता है। तो ऐसे भाई अब राजा बन जाते हैं कौन, अशोक। अब जब ये बात सुसीम को पता चलती है कि पापा ने उत्तराधिकारी तो मुझे नियुक्त किया था और अशोक कैसे राजा बन गया, तो भैया वो सब छोड़ छाड़ के आ जाता है लड़ने, किससे, अशोक से, कि पहले तो इसको ही मारूंगा मैं, क्योंकि पहले से ही दुश्मन थे, प्रतिद्वंदी तो थे ही ना कहीं ना कहीं। तो भाई वो आते हैं। अब यहाँ राधा गुप्त फुल मदद करते हैं अशोक की, और बिना लड़ाई करे ही मृत्यु हो जाती है सुसीम की। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।